हम लोग पढ़े थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा जा भी सकता है। लेकिन अब की बार इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। और ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत कम पढ़ना, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल पैटर्न ज्यादा रहता है इसमें। देखिए जैसे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर का नाम है, उस चीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर कहते हैं, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, कहते हैं द प्रॉपर्टीज which cannot depend upon the amount of substance, यानी वैसा प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन बट इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, वह कहलाता है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कहेंगे कि जो सीपी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीपी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ये टाइप्स को एक साथ लिखने का कारण है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार हमने देखा कि कंपटीशन में ये पूछ दिया नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए थोड़ा सा इस बात को टाइप्स को ध्यान रखना है। जैसे पहला टाइप्स है, इसमें कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं RLVP। दूसरा प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, लॉरिंग का मतलब होता है घट जाना। इसी तरह से है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब भी घट जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मीनिंग भी होता है घट जाना। और चौथा और आखिरी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार तरह का होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी में अगर ये रहेगा तो हम लोग कहेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ अगर वेपर प्रेशर रहेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो लिखे हैं इसमें से देखेंगे कोई चीज है तो होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर करता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पर निर्भर करता है। जैसे आप देखते होंगे बॉइलिंग पॉइंट का वाटर, तो हम लोग कह देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा नहीं कहते हैं कि 1 लीटर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, अब 50 लीटर है तो उसका गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। मतलब कहीं पर भी पूछे, कहीं भी पूछता है, कोई भी पूछता है, कहते हैं इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से कहते हैं। हम लोग एक एक करके देखें कि ये होता क्या। पहला हम लोग देखते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें कहेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच द टेम्परेचर एट व्हिच प्रेशर ऑफ any liquid becomes equal to atmospheric pressure is called vapor pressure।
उसको कह देंगे वेपर प्रेशर। जब कोई लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम लोग उसका नाम कह देंगे कि यह आपका वेपर प्रेशर। आप देखेंगे यहां पर इसीलिए कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कांस्टेंट। प्योर सब्सटेंस कोई भी रहेगा उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट रूप में काम करता है लाइक वाटर। अगर ऐसा है तो हम लोग देखते हैं इसके वेपर प्रेशर को लिखते हैं पी नॉट। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करके ध्यान देंगे तो लिखा रहता है क्या, एट 100 डिग्री सेल्सियस, या लिखा रहता है 373 केल्विन, इस तरह से टेम्परेचर रहता है लिखा हुआ, या लिखा रहेगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा अगर है तो हम लोग देखते हैं पी नॉट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम लोग ले सकते हैं 1 atm, या लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, या लिखेंगे 760 टॉर्क, या लिखेंगे 1013 बार। इसमें से कोई भी लेंगे तो कैसे लेंगे, सॉल्वेंट का किस यूनिट में दिया, जो यूनिट में सॉल्वेंट का दिया होगा उसी यूनिट को यहाँ पर यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट का हम लोग को दिया है बार में तो पी नॉट का वैल्यू ये लेंगे बार में। अगर सॉल्वेंट का यूनिट दिया हुआ है टॉर में तो टॉर वाला वैल्यू लेंगे। एटीएम में दिया हुआ एटीएम वाला लेंगे। मतलब अपने मन से कोई भी ले सकते हैं अगर सॉल्यूशन ना हो तो। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वैल्यू है तो देखेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर किस यूनिट में दिया हो, जो यूनिट में रहेगा वही यूनिट सॉल्वेंट के प्रेशर को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent and vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure। वेपर प्रेशर मतलब कोई भी प्योर सॉल्वेंट है उसके प्रेशर को सॉल्यूशन के प्रेशर में जब घटाएंगे तो निकलेगा लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे अगर मान लें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं कि पी नॉट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग पीएस है, तो क्या हो जाएगा लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये निकलेगा आपका पी नॉट माइनस पीएस, या इसी को लिखते डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पीएस। ये आपका फॉर्मूला हो जाए। अगर सिर्फ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जगह निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे हम लोग, निकल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कहते हैं द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कहा जाता है। लिख सकते हैं क्या, RLVP बराबर होगा पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट। ये आपका आ जाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहता है, जबकि एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई अदर बुक बनाते तो ये भी अलग से काटा निकालने के लिए और फिर ये भी काटा अलग से निकालने के लिए, मतलब दोनों को कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ,
रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग देखते हैं तो कहते हैं क्या, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the मोल फ्रैक्शन, है ना। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, मतलब P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बराबर P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। या इसी को लिख सकते हैं क्या, तो P नॉट माइनस PS बटे P नॉट इज इक्वल टू N बाय N प्लस N। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्मॉल n कहलाता है मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N कहलाता है मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर कहता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है इस केस में P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर N बटे N करते हैं, ये फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और इसी को देखिए हम लोग आगे करते हैं, P नॉट माइनस P नॉट बराबर W1 बटे M1 कर सकते हैं, W1 बटे M1 प्लस W2 बटे M2 कर देंगे, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट, फिर W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, हम मोलिकुलर वेट लगा देंगे, ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर रहता है एक्वस या डाइल्यूट, इसमें से कोई भी चीज रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, P नॉट माइनस PS बटे P नॉट बराबर W1 बाय M1 इंटू हो जाएगा M2 बाय W2। एक्वस के लिए फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे। और जनरली हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर कहा दे निकालने के लिए ये फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे, है ना। इसका नहीं करेंगे, वहां पर एक्वस हो या ना हो, लेकिन जनरली हम लोग यही काम करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहता निकालने के लिए ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, आपका निकल जाएगा। तो सारे को कम से कम आप 2-3 बार निश्चित तौर पर लिख के पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि इसका क्वेश्चन किस किस तरह का हो सकता है, उस क्वेश्चन पर काम करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है 12th बोर्ड में तो जो चारों प्रॉपर्टी बताए, ये चारों प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेंगे जो 5 मार्क्स का रहता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस पर आपको अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे और तब फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे।